हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं विजन आइज के करंट अफेयर्स, जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट के लेसन देख रहे हैं। आइए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि कहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। तो 6.4 टॉपिक तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विलांस के साथ, और फिर हम लोग देखेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है एंड mRNA वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोग को ये पता है कि ये आरएनए के ऊपर पहले आईआरएनए था, तो उसके ऊपर भी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मैं आपको नेक्स्ट लेसन पे ज़रूर उसकी क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस करूंगी कि देखिए कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको किस तरीके से बेसिक चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और चलिए आज भी हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी टॉपिक है वो थोड़ी थ्योरी टाइप की थी। कुछ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन जो कि हम लोग यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़े थे, तो ये आपको थ्योरी टाइप दिख रही होगी, लेकिन यूपीएससी जैसा कि ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आप देखिए कितनी बेसिक सी चीज़ें वो पूछते हैं। आपको रटना नहीं है कोई भी चीज़ें। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ चीज़ों को समझिए कि है क्या, क्योंकि यूपीएससी हमेशा घुमा फिरा के जलेबी जैसा सीधा क्वेश्चन पूछती है, तो इसलिए आप लोग को भी उस सीधे तरीके से समझना होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। ये देखिए 2018 की क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आपके स्मार्टफोन का जो अलार्म होता है वो मॉर्निंग में जब रिंग करना स्टार्ट होता है, आप लोग सबको ये अलार्म लगा के सोते होंगे और रिंग भी होता है, बट इतनी ठंड है कि कोई जगता नहीं होगा बट कोई ना, अगर आप लोग जागते हो तो बहुत ही ज़्यादा मीन्स प्राउड की बात है, और हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाती है, बट कोई नहीं। चलिए, स्मार्टफोन की जब यहाँ पे घंटी बजती है मॉर्निंग में, तो आप जग जाते हो और फिर इसको स्टॉप करते हो, यानी कि अलार्म को स्टॉप करते हो, जिससे कि आपका यहाँ पे उसको स्टॉप करने के बाद आपका क्या होता है कि गीज़र ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ठीक है, और ये स्मार्ट मिरर जो आपके बाथरूम में है ना, वो भी आपका डे का क्या वेदर है वो भी आपको दिखाने लगता है। और साथ ही साथ ये इंडिकेट करता है कि लेवल ऑफ वाटर आपके ओवरहेड टैंक, यानी कि जो आपके छत पे टैंक है उसमें लेवल ऑफ वाटर क्या है। उसके बाद जब आप अपनी ग्रॉसरीज रेफ्रिजरेटर से लेते हो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है कि ग्रॉसरीज की जो स्टॉक है वो शॉर्ट होते जा रही है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे फ्रेश जो मीन्स ग्रॉसरी आइटम है उसको सप्लाई करने के लिए ऑर्डर देना है। जब आप ये सारा काम कर लेते हो और जब घर से बाहर जाते हो, अपने डोर को लॉक करते हो, सारे लाइट, सारे फैंस और गीज़र, एसी मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली आपका स्विच ऑफ हो जाता है। जैसे ही आप डोर लॉक करते हो, आपके घर की जितनी भी यहाँ पे फ़ैन, लाइट, गीज़र, एसी मशीन है, सब स्विच ऑफ हो जाती है। जब आप अपने ऑफिस के रास्ते में जाते हो, तो आपकी कार वार्न करती है आपको ट्रैफिक कंजेशन के बारे में, यानी बताती है कि आगे आने वाले रास्ते में आपको थोड़ा सा भीड़ देखने को मिलेगा, और एक अल्टरनेटिव रूट भी आपको सजेस्ट करती है। और अगर आप लोग लेट हो रहे हो अपनी मीटिंग के लिए, तो और आपको एक मैसेज भी मिलता है, यानी कि एक मैसेज भी आपके ऑफिस में उसी के अकॉर्डिंग आपका चला जाता है। तो ये आप लोग समझ गए कि काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है कि खुद तो आप कुछ काम आप खुद से कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपका मशीन भी जो है ना वो कुछ काम अपने आप कर ले रहा है, कुछ गैजेट्स अपने आप काम कर ले रही है। ठीक है, इसी के कंटेक्स्ट में ये एक इमर्जिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसमें से आपको बतानी है कि ये जो सिनेरियो आपको मैं अभी सुनाई, ये सिनेरियो किस चीज़ को दर्शाता है। क्या ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल है, या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस आप लोग सुने होंगे कि जब भी आप लोग देखते हो कि लोकेशन कोई भी कहीं पे भी चोरी होती है किसी भी तरीके का, तो आईपी जिस लैपटॉप से हुई है तो उसके आईपी एड्रेस देखा जाता है। यानी कि साइबर क्राइम में भी क्या होता है कि सबसे पहले आईपी एड्रेस को लोकेट किया जाता है। आईपी एड्रेस से क्या होता है ना कि कहाँ है आप, किस लोकेशन में है, आपकी लोकेशन ट्रेस होती है यहाँ से। तो अगर ऐसा होता इंटरनेट प्रोटोकॉल से, तो ये तो आप लोग को पहले भी इस तरीके का फील कर चुके होते हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके की फीलिंग सब करते हैं, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कारण ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो चुकी है कि आप अपने अलार्म ऑफ करो तो उसी के साथ आपका गीज़र ऑन हो जाए। जैसे ही आप ब्रश करने के लिए जाकर अपने मिरर के सामने खड़े हो, तो मिरर में ही आपको वेदर की क्या है, कितना टेम्परेचर है, वो सारी चीज़ें दिख जाए। उसके बाद ग्रोसरी आपको फ्रिज में देखने से पहले ही आपको दिख जाए कि हाँ ग्रोसरी ख़त्म हो रही है, ये नहीं है। उसके बाद आप लोग जो भी काम करो एक्स्ट्रा हो जाए, बाहर निकलो तो आप जैसे ही डोर लॉक करो, आपके लाइट्स, फैन जो भी आप भूल गए हो ऑफ करना, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, गैजेट टू गैजेट कम्युनिकेशन है, इसको हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ाने का और ज़्यादा विस्तार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। फाइन, तो यही चीज़ें मैं कल आपको समझाई थी। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में देखिए। अब देखिए यूपीएससी कितना
कितना स्मार्टली क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ये आप हम लोग ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, आप इंटरनेट में भी जितनी भी चीज़ें आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में सर्च कर लोगे, उससे आपको कॉपी पेस्ट कभी भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये आपके आईक्यू को चेक किया जा रहा है कि क्या आप सच में समझे हो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या, या फिर आप उसकी डेफिनेशन को रट्टा मार लिए, या फिर उसकी प्रॉस एंड कॉन्स को, या फिर उसके चैलेंजेस को रट्टा मार लिए। अगर आप लोग मार लिए हो तो आप लोगों को मेंस में ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन प्रीलिम्स में इस तरीके की ट्रिकी क्वेश्चंस आती है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं आंसर बता दी, लेकिन इसके बाद कुछ रिवीजन पे आते। ये 2019 का ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस है जो कि ट्रांसमिट होता है जैसे एचआईवी होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी के जैसा नहीं है और इसके पास भी अभी तक वैक्सीन नहीं है। ठीक है, थर्ड है कि ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ पर्सन जो कि हेपेटाइटिस बी और सी से इन्फेक्ट हुए हैं वो बहुत, नंबर ऑफ पर्सन जो बी और सी से इन्फेक्ट हुए वो बहुत ज़्यादा है अगर हम लोग एचआईवी से पर्सन को इन्फेक्ट होते हुए देखें। डी है कि कुछ सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस डोंट शो द सिम्टम्स फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अगर इन्फेक्ट हो चुके हैं बी और सी से तो उनका बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो है ना उनका सिम्टम्स नहीं दिखता है कि उनको इस तरीके का वायरस अटैक कर चुका है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, क्योंकि लास्ट मंथ में नवंबर मंथ के हम लोग जब साइंस एंड टेक को स्टडी कर रहे थे तो उस समय मैं आपको हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ाई हूँ। तो देखते हैं कि प्रीवियस मंथ आप लोग पढ़ चुके हो तो इस मंथ में आप लोगों को कितना याद है। और कुछ मैं बताई भी थी वहाँ पे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इतने तरीके के हेपेटाइटिस होते हैं। इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि दो हेपेटाइटिस ऐसे हैं कि बाय वन गेट वन फ्री है। अगर आपको एक हेपेटाइटिस होता है ना तो उसके साथ साथ वो भी हो जाता है, तो वो कौन सा है ये बताना है। हमारे यहाँ कौन सी सेवियर हेपेटाइटिस है जिसके बारे में हम लोग चिंता करते रहते हैं, जिसकी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ है जो कि बेसिक में बताई थी। चलिए याद कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, क्योंकि दो तीन स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, इसके आंसर कल हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अब आइए हम लोग अपने आर्टिकल पे चलते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विलांस की बात करते हैं। तो पब्लिक हेल्थ सर्विलांस कहने का मतलब है कि पब्लिक की किस तरीके से हेल्थ है, और अगर हेल्थ बुरी हो रही है तो क्या उनको उस तरीके की ट्रीटमेंट मिल रही है, किस हद तक ट्रीटमेंट मिल रही है, और हमारे गवर्नमेंट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है। तो इसलिए एक सर्विलांस सिस्टम होना ज़रूरी है जो टाइम टू टाइम इस चीज़ों को देखते रहें। तो रिसेंटली इसी चीज़ को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए नीति आयोग के द्वारा एक वाइट पेपर यहाँ पे रिलीज़ किया गया है जिसके ऊपर लिखा गया है कि पब्लिक हेल्थ सर्विलांस होगी इंडिया में, वो भी 2035 तक। इस वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, ये कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया की पोल खुल गई। इट मीन्स कि हमारे इंडिया में किस तरीके से हॉस्पिटल की क्या दुर्दशा है। प्राइवेट की अगर बात करें तो वो कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन पब्लिक की अगर बात करें तो आप लोग को समझ में आ गया था कि कोविड-19 में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। कोविड-19 के पेशेंट को तो प्रॉब्लम हो ही रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आइसोलेशन वार्ड नहीं था, कहीं उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ बेड्स नहीं थे, और उसके अलावा कोविड-19 के टाइम में जो दूसरे और भी पेशेंट थे, ऐसा थोड़ी कि कोरोना से मरने वाले पेशेंट हमारे यहाँ थे, जी नहीं। कोरोना से ज़्यादा हमारे यहाँ जो है ना भूखमरी से लोग मर जाते हैं, टीबी के पेशेंट मरते हैं, कैंसर के पेशेंट मरते हैं, हार्ट फेलियर से पेशेंट मरते हैं। उन सारे पेशेंट का इलाज ही नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ उतनी फैसिलिटी ही नहीं है। तो ये सारी जो यहाँ पे सच्चाई है ना वो बाहर निकल कर आ गया, और इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छी हुई। कल भी मैं एक चीज़ आपको पॉजिटिव बताई थी कोरोना वायरस के कारण, अब ये दूसरी पॉजिटिव बता रही हूँ। कल बताई थी कि डिजिटल इंडिया का क्या यहाँ पे रोल है। अगर जस्ट इमेजिन कि पैंडेमिक होता, इस तरीके से आप लॉकडाउन होते और आपके हाथ में ये डिजिटल सिस्टम नहीं होती, तो फिर कैसे आप लोग लीड करते, क्या आप लोग सर्वाइव कर पाते? पूरा हाहाकार मच जाता, सारे लोग सड़कों पे आ जाते, लॉकडाउन ओपन करने के लिए तो सरकार के ऊपर टूट पड़ते हैं, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शांति से सारी चीज़ें हो पाई, क्योंकि हमारे हाथ में हमारा स्मार्टफोन है, इसलिए हो पाया। उसी तरीके से अभी हम लोग हेल्थ के बेसिस पे देखेंगे कि कैसे कोविड-19 से हमारी हेल्थ की पोल खुली। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसमें इस तरीके का सिस्टम लाने की बात की जा रही है जो कि एक प्रिडिक्टिव है, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि एक होता है ना कि अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, साथ ही रिस्पॉन्सिव है। ऐसा नहीं है कि बस इस तरीके का सिस्टम बना दिया जाएगा और उसमें कोई भी काम नहीं करेंगे। नो, इसमें काम भी होगा, इंटीग्रेटेड होगा और टीयर्ड होगा। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब है कि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट सब हॉस्पिटल एक साथ काम करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि एक टीयर्ड होगा, यानी कि एक आपका ग्रुप में बांटा जाएगा, टीयर 1 टीयर 2 इस टाइप से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले समझते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमारे कंट्री में।
तो सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके का जो एपिडेमिक आउटब्रेक हो रहा है उसके लिए हम लोग को प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फर्स्ट यहाँ पे आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एपिडेमिक एंड व्हाट इज़ पेंडेमिक। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। ये एपिडेमिक है और इससे पहले आपको पेंडेमिक देखने को मिलेगा, हमारी जो कोरोना वायरस है। एपिडेमिक कहने का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी डिजीज़ जो न्यू है, पहली बार ये आउटब्रेक हुआ है, लेकिन किसी एक सर्टेन एरिया तक ही वो रह गया है, एक सर्टेन एरिया में बहुत ज़्यादा लोगों को कम टाइम में इम्पैक्ट कर गया, तो समझिए कि वो एपिडेमिक है। लेकिन पैंडेमिक में जैसा कि आपने देखा कि न्यू वायरस आउटब्रेक हुआ, लेकिन कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों को इसका इफेक्ट देखने को मिला, लेकिन ये स्प्रेड भी हुआ बहुत तेज़ी से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी आपको जाते हुए देखने को मिला। तो पैंडेमिक एक बड़ा आपको वर्ड देखने को मिलेगा, एपिडेमिक एक छोटी सी चीज़ है, छोटी बीमारी है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि एपिडेमिक में निपा वायरस आया था केरल वाले रीजन में, इसी से पहले जाइका वायरस आया था, इसी से पहले इबोला वायरस हुआ था। तो ये सारा एक एरिया या एक कॉन्टिनेंट में ही आपका बस के रह गया था, दूसरे कॉन्टिनेंट में ये आपका जो है ना नहीं स्प्रेड हुआ था। तो इस तरीके के बीमारी के लिए हम लोग को तैयार होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तैयार नहीं हैं। हमारे इंडिया में आप लोग को देखने को मिला होगा कि हम लोग तैयार नहीं हैं, और इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। अब डिफरेंस समझिए कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीज़ होते हैं ना जिससे कि एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। कम्युनिकेबल वो डिजीज़ होता है जो कि फैल जाता है। यानी कि नॉन कम्युनिकेबल में आपका निपा वायरस आया, और ये मल्टी जो MTR है, यानी कि आप लोग का जो टीबी है वो भी हाई लेवल का टीबी है। मतलब कि टीबी कहने का मतलब होता है कि आपका जो है उसके पेशेंट के अगर अगल बगल आप रहते हो, उसके छींकने से, उसके थूकने से उसमें बैक्टीरिया आपके बाहर निकलते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि दूसरे लोगों को हो जाएगा। लेकिन निपा वायरस में आपका नहीं हो रहा है। और साथ ही ये MTR टीबी है, यानी कि नेक्स्ट लेवल का आप लोग देखते हो कि रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मल्टी डायरेक्टिव रेसिस्टेंस टीबी है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो दवा है ना वो काम करना बंद कर देता है, फिर हाई डोजेज ऑफ मेडिसिन जो है टीबी पेशेंट को देना होता है। तो ये फिर आपका नहीं फैलता है। ठीक है, इनिशियल स्टेज का टीबी फैलता है, MTR वाली टीबी नहीं फैलती है। तो इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में कम्युनिकेट करने से ये नहीं फैल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आप बात कर रहे हो सामने बैठ के तो नहीं फैल रहा है, आप छींक रहे हो तो नहीं फैल रहा, आप थूक रहे हो तो नहीं फैल रहा, इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, आप कफ एंड कोल्ड आप देखते हो, जब भी आप छींक दोगे, आपको कफ एंड कोल्ड हुआ, तो आपके अगल बगल जो होंगे जिनका इम्यून सिस्टम वीक होगा ना, उसको दूसरे दिन वो छींकने लगेगा, दूसरे दिन क्या 2-3 घंटे में वो छींकने लगेगा, फिर उसको सर्दी हो जाएगी। तो हम लोग समझ सकते हो उसको। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़ ये है कि एक प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन स्ट्रैटेजी लेकर चलना है। यानी कि आप समझो कि रैपिड जो ट्रांसमिशंस हो रहा है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसी अब भयानक डिजीजेस निकल कर आ रही है जो ट्रांसमिशंस का रूप ले रहा है, जिसको एक तरीके से आप जूनोटिक डिजीज़ भी कहते हो। जो एनिमल से अगर ह्यूमन बींग में ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। तो उसके लिए भैया प्रिवेंट होना ज़रूरी है, हॉस्पिटल्स होनी ज़रूरी है, प्रिवेंशन किस तरीके से लेकर चलना है उसके लिए हमारी हेल्थ सिस्टम ऐसी होनी चाहिए। थर्ड है कि अगर आउटब्रेक आ गया है ना, तो उसको भी हम लोग रिस्पॉन्ड कर पाए, ऐसी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। और आगे चलकर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रोग्राम होना चाहिए, फ्यूचर प्रोग्राम, उसके बारे में भी बात किया जाना चाहिए। ये पैंडेमिक ने काफ़ी चीज़ें सिखा दी, अब ये चीज़ें भी सिखा दी है हमें कि पब्लिक हेल्थ सर्विलांस सिस्टम होना ज़रूरी है, जिसमें कि अगर कोई न्यू आउटब्रेक होता है तो उसके लिए ज़रूरी है, अगर आउटब्रेक हो चुका है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ज़रूरी है, और साथ ही साथ एक प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर चलना है, इसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते क्या इंपॉर्टेंस है ये सारे रोल का। तो सबसे पहला है कि री इमर्जिंग या फिर न्यू कम्युनिकेबल डिजीज़ देखने को मिलता है, यानी कि नंबर ऑफ़ न्यू इन्फेक्शंस आप देख रहे हो, इन्फेक्शंस जो कि इमर्ज्ड हो रहा है, और साथ ही साथ कुछ न्यू ऐसे डिजीज़ है जो कि बार बार निकल कर आ रहा है। अब ये कोरोना वायरस जो है ये पहली बार ऐसा थोड़ी कि ये आउटब्रेक हुआ है, ये ऑलरेडी आपको पहले भी देखने को मिलेगा। 2013 में भी इसका देखने को मिला था, जो कि SARS-CoV-2 था उस समय, SARS-CoV था उस समय। ठीक है, अभी हम लोग क्यों SARS-CoV-2 लगा देते, क्योंकि पहला वर्जन ये ऑलरेडी आ चुका था, ये दूसरा वर्जन था। तो न्यू तरीके से ना, क्योंकि पहला वर्जन जो था ना वो इतना खतरनाक नहीं था, इसलिए वो चाइना की वुहान सिटी में ही दब के मर गया। लेकिन वापस से फिर ये कुछ सालों के बाद निकल कर आया दूसरा वर्जन है, जो कि अपग्रेडेड वर्जन है, यूज़र फ्रेंडली वर्जन है। तो ये अब क्या हुआ ना कि ज़्यादा लोगों को चपेट में आ गया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वायरस हो गया ना, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि वायरस भी इस तरीके से सेकेंड पार्ट में स्ट्रॉन्ग उभर कर निकला है। अब आप लोग इसका भी देखते हो कि न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस आया है। ठीक है, अभी तो ये और भी कंट्रीज़ में फैलने की बात कम हो रही है इसकी, लेकिन हाँ और ज़्यादा कहा जा रहा है कि वो प्रो वर्जन, उसको आप कह सकते हो प्रो मैक्स प्रो वर्जन है। तो यही क्या होता है ना कि न्यू तरीके की कम्युनिकेबल डिजीजेस है जो कि ऑलरेडी हो चुका है लेकिन री इमर्जिंग हो रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है।
साथ ही साथ आप समझो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो रेट है ना वो बढ़ते जा रहा है और एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस भी बढ़ते जा रही है। जैसे कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डेटा है उसने उनके द्वारा सजेस्ट किया गया है कि ओवरऑल जो मोर्टालिटी होती है वो आपका 61% है और डिसेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो 55% है। यानी कि किसी भी तरीके का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रहा है उससे लोग मरते ज़्यादा है 61% से, और कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है। जैसे जिसको भी कोरोना वायरस हुआ है, आगे चल के ऐसा कहा जा रहा है कि उसको किसी और तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा। मे बी किडनी अफेक्ट हो जाएगी, मे बी आपका जो है हार्ट अफेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके का अफेक्शंस देखने को मिलता है। तो डिसेबिलिटी जो निकल कर आ रहा है ना वो 55% है। तो ये चीज़ें कही गई हैं। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस भी आप देखते हो AMR है, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो ड्रग्स की इफिकेसी है वो कम हो रही है। यानी कि आप लोग जो मेडिसिन खाते हो वो एक समय के बाद आपके बॉडी में जो है ना भींग जाता है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। वो काम करना बंद कर देता है। अगर कोई भी मेडिसिन आप लंबे समय तक खा रहे हो 8 साल 10 साल 15 साल, तो उसके बाद आपको क्या होता है कि आपकी बॉडी को ना एक हाई डोज की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप लोग एक हाई डोज की मेडिसिन लेते हो सेम आप लोग मीन्स सेम बीमारी के लिए। तो MDR है, जैसे कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस है। तो इस तरीके की आप देखो कि TB जिसको हुआ है उसको अगर दवा नहीं काम कर रहा है तो फिर वो नेक्स्ट लेवल का दवा खाते हैं, MDR खाते हैं, फिर XDR खाते हैं। तो इस तरीके का दवा लेना पड़ता है, ठीक है। अब करंट पब्लिक हेल्थ सर्विलांस फ्रेमवर्क हम लोग इंडिया में देखें तो किस तरीके का है। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट है और इसको नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जो है जोड़ा गया है। एक प्राइमरी सेंटर होगा सर्विलांस का, ऐसा कहा गया है। 2019 में WHO के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप हुई थी और इसके साथ ही हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लाया गया था। इसमें आप देखोगे कि डिजिटल वेब बेस्ड जो है ओपन प्लेटफॉर्म था, जिसमें कि इंडिविजुअल की डेटा को कैप्चर किया जाएगा और बार बार जो है वीकली देखा जाएगा, मंथली रिपोर्ट देखा जाएगा अगर कोई भी एपिडेमिक आउटब्रेक होता है तो। अगर इसके अलावा देखें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जो है एक काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करती है, जिसके थ्रू हमारे इंडिया में एक सर्विलांस यहाँ पे बढ़ सके और साथ ही साथ लार्ज नेटवर्क ऑफ 130+ लेबोरेटरीज जो है उसकी भी सर्विलांस हो। जैसे आप देखो कि सार्स का जो एपिडेमिक है, निपा, रोटा वायरस, ये सारे कुछ ऐसे आपको वायरस देखने को मिलेंगे ना जिनका वायरल रिसर्च होता है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी होती है। तो ICMR में ये सारे रिसर्च सेंटर होते हैं जहाँ पे रिसर्च किया जाता है कि हाँ इस वायरस का क्या नेचर है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर है, क्या है नहीं है। तो उसके ऊपर फिर वायरस और आपका जो है वैक्सीन बनाने की कोशिश किया जाता है। अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम भी होनी चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं कोई नेचुरल डिजास्टर्स आता है तो उसके लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाई जाती है। तो यहाँ पे अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम भी होनी चाहिए। इस सिस्टम को हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा डेवलप किया गया है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना कि फॉरकास्ट किया जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में कैसे कैसे डिजीज़ जो है वो आउटब्रेक होंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको कैसे देखा जाएगा, इससे हमारे वेदर चेंजेस और जो डिजीज़ इंसिडेंस है उसकी रिलेशनशिप को स्टडी किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो अभी हमारे यहाँ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल से बेवकूफ़ है या फिर लल्लू है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके का काम होता है, बस थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करने पे प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखते हैं कि ठीक है, इतना अच्छा खासा तो आपको दिख गया कि हमारे यहाँ ऑलरेडी सर्विलांस सिस्टम है। तो इसमें इशू क्या है? दूसरा ये प्रॉब्लम इशू ये है ना कि सर्विलांस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, यानी कि फुल्ली ऑपरेशनल आपको पूरे कंट्रीज़ में नहीं देखने को मिलेगा। ये कुछ मेट्रो सिटीज़ में होते हैं, जैसे आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सारी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। सर्विलांस फंक्शंस जो है ना वो वर्टिकल सिलॉस है आपका प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन के साथ। कहने का मतलब है कि कोई भी डेटा इंटरैक्शंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जो इंटीग्रेटेड डेटा इस तरीके से बनाया गया है प्रोग्राम और जो ICMR का डेटा है, इन दोनों को कहीं से भी इंटीग्रेट नहीं किया जाता, एक्सचेंज नहीं किया जाता, ना ही इनके बीच में जो है इन्फॉर्मेशंस का जो है यहाँ पे आदान प्रदान होता है। तो एक तरीके का आप देखो कि अलग थलग होकर काम करते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच में काम नहीं करते। साथ ही प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट अगर हम लोग सर्विलांस में देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इनएडिक्वेट लिंकेज देखने को मिलता है जो मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट के बीच में। मीन्स अगर हम लोग देखें तो मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी डेटा में कोई लिंकेज नहीं है। मॉर्बिडिटी कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है तो आप लोग देखते हो कि लोगों को बीमारियां भी बढ़ने लगती है, उस हिसाब से बीमारी होती है। तो ये तो हो गया कि एज के साथ साथ जो बीमारी आती है। मोर्टालिटी होता है कि आप लोग का जो डेथ हो जाता है किसी भी लोग का, तो इनके बीच में जो लिंकेज है ना वो इनएडिक्वेट देखने को मिलता है, यानी कि प्रॉपर नहीं है। साथ ही डिजिटल
सोशल और प्रिंट मीडिया का जो इस्तेमाल है सर्विलांस करने में, वो भी बहुत हद तक लिमिट ही किया गया है। ठीक है, लिमिटेड फोकस है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को इतने हल्के में लोग ले लेते हैं कि उसके ऊपर जो है ना इतना फोकस ही नहीं देते हैं। अदर इश्यूज़ भी है, जैसे कि रिक्रूटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स का स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, बहुत सारे स्टेट में, और हाउस एक्सपर्टीज़ की भी कमी है जिसके कारण जो है हेल्थ सर्विलांस को ट्रेन कर सके। तो कुछ ये सारे इश्यूज़ है, एक प्रैक्टिकल इश्यूज़ आप कह सकते हो, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि हमें एक न्यू सर्विलांस की ज़रूरत है, सर्विलांस सिस्टम की। कुछ अगर देखें कि ऐसी जो डॉक्यूमेंट लाई जा रही है उसमें क्या रिकमेंडेशन दिया गया है, तो सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि डेटा शेयरिंग की स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, डेटा को एनालाइज करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या एक्शन लाया जाए उसको देखना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कही गई है कि आयुष्मान भारत के साथ इसको अलाइन करना ज़रूरी है। आयुष्मान भारत, जो कि आप जान रहे हो कि एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला स्कीम है, इसमें आप देखो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की बात की गई है। तो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम लोग अपने प्राइमरी हेल्थ केयर जो लेवल है उसमें सर्विलांस बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ फ्रंट लाइन जो हेल्थ पर्सनल है उनको भी बहुत तरीके की फैसिलिटी और बहुत तरीके का यहाँ पे उनको मतलब कि उनका जो कैपेसिटी है उस हिसाब से काम हो सकता है। तो आयुष्मान भारत के साथ इसको अलाइन करने की ज़रूरत है। साथ ही के साथ एक एमलगेमेशन की ज़रूरत है कि प्लांट एनिमल इन्वायरमेंटल सर्विलांस हो वन हेल्थ अप्रोच, यानी कि एक हम लोग आर्टिकल पढ़े थे मार्च मंथ में जिसमें कि वन हेल्थ अप्रोच पढ़े थे। तो वन हेल्थ कहने का मतलब है कि जब हम लोग ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को, एनिमल की हेल्थ को और इन्वायरमेंट की हेल्थ को जब एक साथ देखकर चलेंगे ना, तो इसको वन हेल्थ अप्रोच कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एनिमल की हेल्थ को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने न्यू तरीके की बीमारी आ रहे हैं सब तो जानवर से निकल कर आ रहे हैं, तो फिर एनिमल को भी सर्विलांस करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही पब्लिक हेल्थ सर्विलांस का जो प्रोफाइल है उसको भी रेज करना होगा, और साथ ही साथ हमारा जो इंडिपेंडेंट हेल्थ इंफॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट है उसको अलग से स्ट्रेंथ करने का ज़रूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा सर्विलांस का जो स्कोप है ना उसको ब्रॉड कैटेगरीज में डालना है डिजीज़ के। जैसे कि आप लोग देखो कि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कुछ ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी है जैसे कि सिलिकोसिस भी कहते हैं, एक तरीके का हेल्थ इशू है। इन्वायरमेंटल हेल्थ सर्विलांस है, जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह बहुत है। तो आज के डेट में आप देखते हो कि पॉल्यूशन बहुत है, एयर पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन में भी आप लोग को पता है कि अगर आप लोग इनहेल कर रहे हो, PM2.5 आपके लंग्स में चला जाएगा, डीप में जाके बैठ जाता है। अच्छा हाँ, एक बच्चे ने कहा था कि मैम PM2.5 और PM10 में क्या डिफरेंस है। देखिए PM2.5 में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो PM2.5 में जो पार्टिकुलेट मैटर्स का जो आपका साइज होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। तो जब आप इसको इनहेल करते हो तो वो आसान होता है कि आपके लंग्स के डीप में जाकर वो बैठ जाए। लेकिन PM10 में क्या होता है ना कि इसकी पार्टिकल्स थोड़ी सी लार्ज होती है एज़ कंपेरिजन टू PM2.5, जिससे कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि वो आपके लंग्स में डीप में जाकर नहीं बैठ पाता है। तो ये जितना आप आराम से इनहेल तो करते हो लेकिन ये आपके लंग्स में आसानी से अंदर तक नहीं जाता है। तो इसलिए PM10 जो है वो हार्मफुल नहीं होता है एज़ कंपैरिजन टू PM2.5 के। तो जब आप लोग PM2.5 को इनहेल करते हो तो आपके लंग्स में कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो आपका राइज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, जैसे निमोनिया हो सकता है आपको। साथ ही साथ आप लोग देखते हो कि अस्थमा वगैरह, तो ये सारी बीमारी होने के जो चांसेस है ना वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से आपको ये देखने को मिलता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे जहरीले गैस है, ग्रीन हाउस गैस जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो आज के डेट में इतना ज़्यादा इमिट हो रहा है जिसके कारण आप लोग ये भी देख सकते हो कि उसके इमिशन से भी आप लोग को लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। साथ ही वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर बहुत हद तक आपका कंटामिनेट हो रहा है फ्लोराइड के कारण, क्लोरीन के कारण, आर्सेनिक के कारण। तो ये सारे पानी अगर हम लोग पी रहे हैं तो अलग से हमें जो है प्रॉब्लम होगी, वाटर बॉर्न जो डिजीज़ है वो सारी डिजीज़ होगी। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हो कि इन्वायरमेंट की हेल्थ को सर्विलांस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आप लोग को एनिमल के बारे में अगर मैं बताऊं अभी, तो एनिमल से आप लोग देख रहे हो कि जाइका वायरस निकल कर आया, नीपा वायरस भी आप लोग कहा जा रहा था कि मंकी, रैट, ये सब से निकल कर आया। और कोरोना वायरस की तो क्या बात करूं, इतने सारे जानवर खाए जाते हैं चाइना में, उसी से निकल कर आए। तो ये आप लोग समझ सकते हो कि वन हेल्थ अप्रोच लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही WHO का जो स्टेप वाइज अप्रोच था उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जिसमें कि आपका डिजीज़, डेथ और रिस्क फैक्टर कितना है वो समझा जाएगा, और हमारी जो लेबोरेटरी की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना है। हमारे कंट्री में एक आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ना कि R&D नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है ना वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये होना भी ज़रूरी है।
तो ये सारा कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है कि ऐसा हमारे यहाँ जो है एक हेल्थ सिस्टम, एक हेल्थ सर्विलांस सिस्टम होना चाहिए। उसी चीज़ को यहाँ पे आपका डायग्राम के फ्लो चार्ट के रूप में बताया गया है। तो आप लोग इसको भी देख सकते हो कि एक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच लेकर चलना है, जिसमें कि डिजिटल टेक्नोलॉजी लीडरशिप भी होना चाहिए, मैनेजरियल लीडरशिप भी होना चाहिए, पॉलिटिकल और टेक्निकल लीडर भी होना चाहिए, और पॉलिसी लीडरशिप भी होनी चाहिए। तभी जाकर हम लोग एक अच्छा खासा जो है हेल्थ सिस्टम सर्विलांस लेकर आ पाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी, आप लोग समझ गए कि हमारे कंट्री में जो है हेल्थ सिस्टम किस तरीके का है, कहाँ कहाँ लूप होल है, और किस तरीके से हमें यहाँ पे एक साथ लेकर चलना है। पेंडेमिक ने हमारी आंख खोल कर रख दी है, तो इसी आंख खुल गया है तो उसके ऊपर काम करना भी ज़रूरी है। आइए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ चलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल आप लोग समझ गए कि कम्युनिकेट करने से जो बीमारी आपकी नहीं फैलती है उसको यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट जो है ये रिलीज़ किया गया है WHO के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब भी कोई रिपोर्ट रिलीज़ किया जाता है, कोई भी तरीके का इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, तो वो आपके हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसमें सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को एक साथ लाया गया, और ये कहा जा रहा है कि ग्लोबली अगर हम लोग इसका डेथ देखें 2019 में, तो ये 74% है। यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से जो है ना, आप देख सकते हो कि 74% तक के लोग, इतने सारे लोग जो है ना, उनका डेथ हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। यानी कि ये संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अब और देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। WHO की जो ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट है, इसके द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंपेरेबल असेसमेंट दिया गया है मोर्टालिटी को लेकर। यानी कि जो लोगों की डेथ हो रही है ना, उसको कंपेयर किया जा रहा है कि ए अगर कोई पर्सन है, उनकी डेथ हुई है तो वो बी से कैसे अलग है। ठीक है, और जो हेल्थ की कम लॉस हुई है क्योंकि डिजीज़ेस के कारण, जब आप लोग को बीमारी होती है, जस्ट इमेजिन कि अगर हम लोग को बीमारी ना हो तो हम लोग कितने लंबे साल तक जिएंगे ना, हर कोई सेंचुरी पार कर जाएगा। नहीं, बीमारी के कारण तो लोग यहाँ पे जो है सारी सिस्टम बर्बाद हो जाती है, लोग बहुत आसानी से जो है, क्या ही बोलूँ, खैर कोई नहीं। जस्ट इमेजिन, मुझे तो कभी कभी ऐसे ही लगता है कि क्यों बीमारी भगवान जी देते हैं। बीमारी ना दे तो कितना अच्छा है, हमेशा हेल्दी वेल्दी हम लोग जिएंगे। बट कोई नहीं, ये बीमारी भी जो आता है ना, वो हमारे ही कर्मों की वजह से आता है। हम लोग जो आज के डेट में इतने आराम से दिन में सोकर उठते हैं देर से, एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, और कुछ भी खा लेते हैं कभी भी, तो वो सब की जो है ना रिजल्ट आपको देखने को मिलती है आफ्टर 40, आफ्टर 50। तो भगवान जी को नहीं दोष देना चाहिए, ये हम लोग के ऊपर दोष है। ठीक है की फाइंडिंग देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बोला गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से आप देखो कि 7 ऑफ द वर्ल्ड के 10 कॉजेज ऑफ डेथ है। यानी कि अगर 10 लोगों की डेथ हो रही है ना, तो 7 जो डेथ हो रहे हैं लोगों की, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण हो रही है। ठीक है, न्यू डेटा कवर किया जा रहा है कब से कब तक, तो यहाँ पे आपको 9 साल का देखने को मिलेगा, 2000 टू 2019 तक का। हार्ट डिजीज़ जो है ना, वो आज के डेट में आप देखोगे कि 16% तक का टोटल डेथ है हार्ट के कारण। ठीक है, लाइफ स्पैन जो है वो इस साल में आपको थोड़ा देखने को मिला है कि बढ़ गया है। ऑन एन एवरेज यहाँ पे मोर देन 73 ईयर्स 2019 में देखने को मिला है, और वही 2000 में कितना था, तो 67 ईयर्स देखने को मिला था। तो अच्छी बात है ना कि हमारे यहाँ जो ऑन एन एवरेज जो आपका लाइफ स्पैन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में कुछ हम लोग बेसिक देख लेते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो मेडिकल कंडीशन होता है, और ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि इन्फेक्शियस एजेंट नहीं होते, यानी कि इन्फेक्शन के थ्रू आपका नहीं होता है। ये क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक देखने को मिलेगा। जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या है, आपके डायबिटीज़ है हो गए, थायराइड हो गए, साथ ही आपका जो ब्लड प्रेशर है, ये सारा जो बीमारी है वो सब हो जाता है। स्लोली स्लोली ये आपके बॉडी में ये ग्रो होते जाता है। ठीक है, और मेन टाइप अगर आप लोग देखोगे तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका अस्थमा, ये सब हो गया। उसके अलावा आप अल्जाइमर डिजीज़ देख सकते हो, डायबिटीज़, तो ये सारे जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपके आते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का अगर हम लोग देखें कि फैक्टर्स क्या क्या है, तो सबसे पहला जो फैक्टर्स है वो आपको देखने को मिलेगा कि जेनेटिक फैक्टर है। ऑब्वियस है कि आपके घर में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो ऑब्वियस है कि कल को आपको भी होगा। कोई भी नहीं, अगर आपकी मम्मी या पापा में से कोई डायबिटीज़ है ना, डायबिटिक है, तो आप समझ जाइए कि कल को आपको भी होने वाला है, या आपके और भी सिबलिंग्स है तो उनको किसी को होगा ही। उसके बाद आप देखो कैंसर, कैंसर का तो अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये जेनेटिक फैक्टर ही है, लेकिन कुछ हद तक कहा जाता है। ठीक है, और मेंटल हेल्थ आप देख सकते हो, अस्थमा देख सकते हो। तो ये सारी कुछ ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना जो जेनेटिक फैक्टर इसमें वन ऑफ द फैक्टर कहा जाता है। कुछ बिहेवियर फैक्टर भी है, जैसा कि अभी मैं कही, आप लोग को पता है कि जब आप लोग सिगरेट की जो डिब्बे खरीदते हो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है स्मोकिंग कॉजेज डेथ। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग बड़े शान से उसे स्मोक करते हैं। तो अगर ऐसी आपकी हैबिट है, ऐसी आपकी बिहेवियर है, तो फिर आप पहले से ही समझ जाओ ना कि आप लंग कैंसर से मरने वाले हो। तो पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आप जैसा काम कर रहे हो वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा।
ओके। तो टोबैको यूज़ यानी कि किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे आप लोग खाने पीने वाला जो भी होता है, तो जो भी फॉर्म में अगर आप लोग इसको कंज्यूम करते हो तो आप लोग को मतलब कि सेट कर लेना चाहिए माइंड में, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग अल्कोहल भी ड्रिंक करते हो ना, तो फिर तो आप लोग को कैंसर से ही जाना है, या फिर बहुत ही अच्छा एक लंग्स प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो अलग तरीके की बीमारी होती है, लीवर भी आपका ख़राब हो सकता है। तो ये सारे जो है ना, फैटी लीवर की इश्यूज़ भी आती है बहुत सारा। तो आप लोग को ये समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो वही बात है। और साथ ही साथ अनहेल्दी डाइट्स है, यानी कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हो, आप लोग फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, सीजनल होल ग्रेन्स नहीं खा रहे हो, ज़्यादा आप लोग नमक और सॉल्ट खाते हो। सॉल्ट और जो शुगर है ना, उसको हम लोग वाइट पॉइजन कहते हैं, ठीक है। तो वाइट पॉइजन से आप लोग दूर रहिए, कम चीनी खाइए, कम नमक खाइए, हेल्दी रहिएगा। ज़्यादा दिन जीना है तो ये सारा कुछ जो है ना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो मरने का तो भगवान जी भेजे है, तो उसके साथ साथ मरने का उपाय भी भेजे है, ठीक है। तो चॉइस इज़ योर्स। उसके बाद आप देखो कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी है। प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी। आप देखोगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो रिलेटेड डेथ है ना, वो लो इनकम कंट्रीज़ में 30% है, वो भी 60 एज के अंदर ही। वहीं अगर आप देखोगे हाई इनकम कंट्रीज़ में जो है, ये सिर्फ 13% है। यानी कि जो भी लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से मर रहे हैं ना, तो वो लो इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा मर रहे हैं। इट मीन्स कि 30% तक के लोग का जो है ज़्यादा यहाँ पे डेथ हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अर्बनाइजेशन और अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी है, यानी कि अर्बन एक्सपेंशन जो हो रहा है, आप देख रहे हो कि डे बाई डे जो लोग हैं वो अपने गांव वाले एरिया को छोड़कर अर्बन सिटीज़ में आकर बस रहे हैं, फॉर वॉट एवर द रीज़न, कोई ना कोई रीज़न से लोग आते ही है, ठीक है। तो इस रीज़न से क्या हो रहा है ना, कि जो अर्बन सिटी है उसमें भीड़ भड़ाका बढ़ रही है, फिजिकल एक्टिविटी में लोग जो है ना डिस्करेज हो रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, हर किसी के घर में आपको टू व्हीलर फोर व्हीलर देखने को मिलेगा। स्कूटी का तो कहने ही नहीं, हर एक घर में स्कूटी है, इतना आसान यहाँ पे चलाना है। लड़के लड़कियाँ औरतें पुरुष सबको इसको चलाते हैं बहुत आसानी से। तो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ डिस्करेज हो रहा है। दूध लेने भी आप जाओगे तो स्कूटी से जाओगे, पार्क भी जाओगे तो अपने फोर व्हीलर से जाओगे। तो पता नहीं ये कौन सी बात है यार, घर से ही दौड़ते हुए चले जाओ ना, जब आपको दौड़ना ही है पार्क में जाके, तो घर से दौड़ते हुए चले जाओ। तो नहीं, ये सब नहीं होता, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है लोगों के लिए, तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। साथ ही आप देखो कि अगर बच्चों की बात करें, पहले का ज़माना था जब हम लोग बच्चे थे, कितना खेलते थे यार, हर तरीके का गेम खेल के बैठ गए, जो भी आउटडोर गेम्स होता है। लेकिन आजकल के बच्चों को आप देखोगे, मोबाइल छीनते रहो, नहीं देने वाले, लैपटॉप नहीं देने वाले हैं। आपको नहीं पता होता है, लेकिन उन लोग को पता होता है कि आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है। आई मीन टू से कि आप लोग पासवर्ड चेंज करके कभी भूल जाओगे भी ना, तो आपके बच्चे नहीं भूलेंगे, ऐसा है। तो मैं तो अपने घर में अपने बच्चों से बहुत परेशान होती हूँ, कितनी बार मैं अपना पासवर्ड चेंज की हूँ, बट पता नहीं वो लोग कैसे पासवर्ड देख लेते हैं यार, इनविजिबल भी। तो ये वाली बात है। कोई बात नहीं, अब आप लोग बोलोगे कि मैम फेशियल रिकॉग्निशन वाला क्यों नहीं रखते, थंब इम्प्रेशन क्यों नहीं रखते, तो देखो भैया, वो क्या होती है ना कि आपकी फ़ोन चोरी हो गई कहीं पे भी, मतलब कि ठीक है, घर पे ये एक फ़ोन रहता है तो उसमें मुझे वो चीज़ें नहीं लगती, वो लगाना चाहिए। अपना पर्सनल मोबाइल में आप लोग वो सारे लॉक सिस्टम लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन वही बात है यार, आजकल बच्चे भी बहुत स्मार्ट है। मेरे घर में जो एक मेरा बच्चा है, वो क्या किया कि मेरे फ़ोटोज़ से, आप लोग जो फेशियल रिकॉग्निशन की बात करते हैं ना, वो इतना ज़्यादा चालाक है ना कि वो अपने दूसरे फ़ोन में मेरा फ़ोटो जो इमेजेस है, उसके थ्रू जो है ना मेरा फ़ोन उसके सामने लाया और मेरे इमेजेस से जो है ना ये लॉक खोल के बैठ गया। मीन्स अब आप क्या ही कर सकते हो, इतना छोटा बच्चा 4 साल का, लेकिन इतना खतरनाक दिमाग लगाता है ना, तो मुझे वही सब बात है। तो यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है ना, कि बच्चे ना बाहर जाके खेलना पसंद भी नहीं कर रहे। अब लॉकडाउन में तो ऐसा हो गया कि इनका आदत ही छूट गया, तो अब ये लोग पसंद भी नहीं करते हैं। जाते भी है तो 15-20 मिनट में खेल के आ जाते हैं। एक हम लोग का समय था, पता नहीं यार, कित कित तो छूटता ही नहीं था, कितने घंटे हम लोग कित 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 खेलते रहते थे। बट कोई नहीं, ये भी एक तरीके का आप देख सकते हो जिसके कारण फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। कल्चर नॉर्म्स भी आप देख सकते हो, कुछ बिलीव्स और कुछ नॉर्म्स भी है हमारे सोशल ग्रुप्स में, जो कि हाई, जो फूड हाई होता है एनिमल फैट में, उसको खाने में वो प्रेफरेंस करते हैं। यानी कि एकदम ऐसा मीट वगैरह आप लोग खाते हो जिससे कि मोटापा भी बढ़ता है यार, ठीक है, ताकत आती है, लेकिन जो मोटापा बढ़ता है ना, उस तरीके का खाना खाने में जो है कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये भी एक कल्चर नॉर्म्स भी आप कह सकते हो, जिससे हाइपर टेंशन होता है, ओबेसिटी होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण हमारे कंट्री में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन मेजर्स क्या सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, इसको समझिए। 2010 में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डिजीज, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक, इसको लॉन्च किया गया था। मेनली फोकस किस पे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में करना है, हेल्थ प्रमोशन में करना है,
अर्ली डायग्नोस हो जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे करना है। साथ ही आपको पता है आयुष्मान भारत लाया गया है, जिससे कि जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको डील किया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे FSSAI जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा टैक्स भी लगाया गया है। साथ ही साथ जो अनहेल्दी फूड है उसको बैन भी किया जाता है। तो FSSAI के द्वारा ईट राइट इंडिया मूवमेंट भी लाया गया है, जिसमें कि वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप सही खाना खाएं, सिर्फ पेट भरने के लिए खाना ना खाएं, आपको जो खाना है वो खाइए। इट मीन्स कि ऐसा खाना खाइए कि आपका एक दिन का जो 1800 कैलोरी है वो पूरा हो जाए, साथ ही आपके बॉडी में विटामिन मिनरल्स सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, वो सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो ऐसा खाना खाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, हिडन हंगर का आप कंसेप्ट जानते हो? अच्छा, हिडन हंगर, हिडन हंगर किसको कहते हैं? इट मीन्स कि जो लोग पेट भरने के लिए खाते हैं ना, कुछ भी मिला इधर उधर से बस खा लिया और पेट भर गया, उसे हम लोग हिडन हंगर कहते हैं। कहने का मतलब है कि आपने वो खाना नहीं खाया जिससे कि आपके बॉडी को विटामिन मिनरल्स प्रोटीन सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ की जो आज के डेट में जो आपको देखने को मिलता है कि फूड हैबिट इतनी ख़राब हो चुकी है, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन ना जाने क्या क्या खाते हैं, उसके वजह से आप देखोगे ना, एक समय था पहले कि हमारी दादी नानी का आफ्टर 50 आफ्टर 60 एज में उनकी बाल पकती थी, लेकिन आज की डेट में देखिए हम यंग यूथ का ही बाल पकना स्टार्ट हो गया, वाइट वाइट हेयर्स हो जाते हैं, है कि नहीं। हेयर फॉल की समस्या हो रही है, पिंपल्स, रिंकल्स, एक्ने, ना जाने कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है कि नहीं। हाइपर पिगमेंटेशन जो है बिफोर 25 ईयर्स के ही बच्चों को होने लग रही है। तो ये सारी डिजीजेस तो नहीं बोलूँगी, ये एक एज के साथ आपको देखने को मिलता है, बट अब बिफोर एजेस हमें देखने को मिल रही है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारी जो ईटिंग हैबिट है ना, वो बहुत ही अजीब सा है। मास मीडिया कंपेन्स में चलाया गया है हार्ट अटैक रिवाइंड, यानी कि आप लोग देखो कि हार्ट अटैक रिवाइंड करने के लिए आप लोग ऐसा वैसा खाना भी खा लेते हो जिससे कि हार्ट अटैक आ जाता है, यानी कि हार्ट को इस तरीके से मतलब कि दुख लग जाता है जिससे कि अटैक आ जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम भी लाया गया है, जिससे कि हमारी जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है उसको कम करने का कोशिश किया गया है। इट मीन्स कि उज्ज्वला योजना में क्या किया गया कि जितनी भी BPL फैमिली की जो महिलाएं हैं उनके नाम पर फ्री ऑफ कॉस्ट LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो 8 करोड़ LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने का जो टारगेट था वो फर्स्ट फेज़ में तो कंप्लीट हो गया, अब इसका सेकंड फेज़ चल रहा है। तो इससे क्या है ना कि इंडोर एयर पॉल्यूशन बहुत होता है, यानी कि हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं वो लकड़ियों में, काउंटर में, और मतलब कि बहुत तरीके के फॉसिल फ्यूल्स में क्या कहूँ कि उसमें खाना पकाती है, जिनके कारण जो है बहुत ही जहरीले गैस उससे निकलते हैं। अब घर में वो पका रही है, जहाँ पे भी पका रही है, ऑब्वियस है बच्चे भी वहीं होंगे, घर के और भी मेंबर होते हैं, जिससे कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो अपने डिजीज़ को बुलाते हो। तो ये सारा जो है ना सरकार के द्वारा यहाँ पे स्टेप्स लिया गया है। साथ ही कुछ प्रोग्राम और भी है जिसके कारण एनसीडी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारे प्रोग्राम का भी आप नाम देख सकते हो, ठीक है। हालांकि ऐसा याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट आपको याद होना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ जो है ओरल हेल्थ प्रोग्राम है, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, और साथ ही साथ जो डिफनेस है वो उसको कंट्रोल करने के लिए एल्डरली की हेल्थ केयर के लिए प्रोग्राम है, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। तो ये हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि हमें जो एनसीडी का ट्रेंड है आज के डेट में, हर चीज़ का ट्रेंड होता है भैया। तो यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो ट्रेंड है ना उसको समझना ज़रूरी है, क्यों हो रहा है। तो आज की डेट में आप यही समझ रहे हो कि आज की डेट में जो है ना बच्चे दिन को रात, रात को दिन कर दिए हैं। बच्चे ही क्या, स्टूडेंट हैं, आप लोग थोड़ा सा मजबूर हो इसलिए आप लोग रात में पढ़ते हो और दिन में सोते हो कुंभकर्ण की तरह। तो ये तो नहीं करना चाहिए ना, हमारा बनाया गया है साइकिल कि दिन में जागना है, रात में सोना है। तो कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक के अगेंस्ट में आप जाकर ये काम करोगे तो आपके बॉडी में उसका इम्पैक्ट होगा। आज नहीं देखने को मिल रहा, आज आप हेल्दी फील कर रहे हो, लेकिन आफ्टर 30 आफ्टर 40 आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि खाते हैं आप ही, मैं बताई कुछ भी खा लिए। तीसरी चीज़ ये है कि पता है कि ये चीज़ अगर कंज्यूम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी मज़ा आ रहा है ना, मज़ा लेने हैं, अभी मज़ा आ रहा है, बस वो चीज़ों के चक्कर में आप लोग जाते हो। तो जो ट्रेंड है क्यों चल रहा है इसको समझना ज़रूरी है। साथ ही हम लोग को बेटर मैनेज करना है, इट मीन्स कि इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को बेटर तरीके से हम लोग मैनेज कर सके। हाई इम्पैक्ट जो एसेंशियल एनसीडी इंटरवेंशंस है वो यहाँ पे डिलीवर किया जा सके, और वो भी कैसे, प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच को लेकर। हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि आपको इनिशियल स्टेज में ही ट्रीटमेंट मिल जाए, तो एक टाइम रहते ही ना आपको क्योर किया जा सकता है। साथ ही कुछ कंट्रीज है जिसमें कि एडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज किया गया और ये यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का इंटरवेंशन है ना उसमें यूनिवर्सल एक्सेस वो प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस कवरेज का। तो हालांकि हमारे यहाँ भी जो आयुष्मान भारत आया है उसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कवरेज कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें 10 करोड़ लोग हैं, 5 लाख रुपीज़ जो है पर फैमिली को दिया जा रहा है पर ईयर। तो इस तरीके से
5 ईयर्स तक के लिए, पर ईयर नहीं, 5 ईयर्स तक के लिए 5 लाख रुपीज़ दिया जा रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपके हेल्थ केयर सर्विस के लिए। तो इस तरीके से होना चाहिए। साथ ही एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो जिसमें कि सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करे, हेल्थ, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और यहाँ पे प्लानिंग और अदर्स भी, जिससे कि जो रिस्क है उसको कम कर सके, एनसीडी का रिस्क, और साथ ही इंटरवेंशंस को यहाँ पे प्रमोट कर सके जिसके थ्रू हम लोग और भी ज़्यादा प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें। ओके तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो काफ़ी बेटर तरीके से यहाँ पे बताया गया। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ होगा। WHO का ये आपका रिपोर्ट है, ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट। तो कहीं पे भी आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में कुछ लिखते हो तो इसको आराम से कोट कीजिएगा, इसकी जो यहाँ पे फाइंडिंग है उसको आप कोट कर सकते हो। साथ ही साथ क्या क्या फैक्टर्स है वो आप समझ ही गए, हर तरीके का फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर, बिहेवियर फैक्टर, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, अर्बनाइजेशन, कल्चर नॉर्म, ये सब है। गवर्नमेंट के द्वारा क्या यहाँ पे आपका योगदान किया जा रहा है उसको तो ज़रूर देख लीजिएगा, और साथ ही साथ वे फॉरवर्ड तो आप लोग समझ ही गए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतनी ही रखते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे mRNA वैक्सीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको हम लोग कल ही देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जो और भी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने वाली है, जैसे कि DNA, RNA में भी टाइप्स होता है तो सब देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में mRNA, tRNA, rRNA, iRNA भी होता है तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। RNA DNA में डिफरेंस देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो मैं इसको टाइम लेकर अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं मैं चाहती हूँ कि उनको भी समझ में आए बेटर तरीके से, क्योंकि साइंस एंड टेक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका पार्ट होता है। इसमें अगर आप लोग समझ जाते हो तो आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स में जो है आप लोग मार्क्स फेच कर सकते हो। लेकिन नॉन साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं वो इससे थोड़ा डरते हैं, तो मैं इसलिए इतना लेमन लैंग्वेज में बताती हूँ कि आप लोग डरो नहीं, आप लोग घबराओ नहीं, आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। और टॉपिक जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना यूपीएससी प्रीलिम्स में, वो आपके करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं कोई टॉपिक होते हैं तभी वो आता है, कहीं से भी नहीं पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप देखो कि ऐसा मत समझो कि एवरीथिंग अंडर द सन जैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कहीं से भी कुछ भी, नो। हर एक चीज़ एक कायदे में है, एक आपका दायरे में रहता है यूपीएससी भी, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछिए उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, और मेन्स क्वेश्चन के लिए आप लोग को टेलीग्राम में मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर दी हूँ, वहाँ पे आप लोग देख लीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को पोस्ट भी कर दूंगी। तो जो बच्चे रेगुलर लिखते हैं, आज मैं यहाँ पे लेसन में नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ बट पोस्ट कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग देख लेना क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी ही। अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। जस्ट सब्सक्राइब इसलिए करना है ना क्योंकि आपको डेली वीडियोस मिलते हैं, 4 PM में आपको करंट अफेयर्स के डेली वीडियोस मिलते हैं, तो फिर एक आपका स्केड्यूल वे आप लोग बना सकते हो, और डेली आप लोग पढ़ते रहोगे ना तो 10-15 दिन में आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका एक मंथ की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो यूं कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, खुद से पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जिस तरीके से समझाती हूँ मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत हद तक हेल्प हो जाता होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतनी, मिलते हैं कल, बाय, थैंक यू।